हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा कि हम लोग एलटी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे और हम जानते हैं कि एलटी की वैकेंसी आई हुई है और हम एलटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पिछला पेपर देख के ये समझ लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपको हम ये बता दें कि पिछला क्वेश्चन जब आप डीपली एकदम पढ़ लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी बेस पर बनेंगे। तो पिछला आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। हम आपको ये बता दें कि अगर आपको एक सीट लेनी है तो आपको बहुत मेहनत करना होगा। हम आपको ये बता दें कि अगर आप सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। हमको क्या करना है, खूब मेहनत करनी है। नदियों के समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अगर हमको नदियों जैसा आदर पाना है तो हमें पर्वत पर नहीं बैठना है, क्या करना है, बाहर निकलना है, कड़ी मेहनत करनी है तो हमें एक सीट मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला पेपर का तैयारी करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी, एक मिनट जरा देख लीजिए। एक सेकेंड देखते हैं। आगे देखते हैं। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है रचनात्मक नमूना, दूसरा है सजावटी नमूना, तीसरा है सतही नमूना और डी है उपरोक्त सभी। तो एक सादी पोशाक जिस पर बाहरी सजावट ना हो उसको क्या कहते हैं? रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना, उपरोक्त सभी। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रचनात्मक नमूना है। वो यानी कि उस पर बेस है। सजावटी मतलब सजावट, जैसे कोई बेस होता है, कोई चीज स्ट्रक्चर बना दी, उसके ऊपर जब सजावट करते हैं उसको क्या कहते हैं? सजावटी नमूना कहते हैं। और रचनात्मक नमूना क्या होता है? यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, माने आधारभूत है, उसको हम क्या कहते हैं? रचनात्मक नमूना कहते हैं। और उसके ऊपर जो क्या कहते हैं, जब हम उस पर कोई सजावट करते हैं, बटन लगा देते हैं, कुछ और सुंदर लगने के लिए लगा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सजावटी नमूना कहते हैं। सतही नमूना भी क्या होता है कि ऊपर जो लगाए उसी को हम क्या कहते हैं? सतही नमूना कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? रचनात्मक नमूना। अगला देखिए, कार्बोनाइजिंग क्या है? हमारा क्वेश्चन है कार्बोनाइजिंग क्या है? पहला ऑप्शन है ड्राइंग प्रोसेस, दूसरा है फिनिशिंग प्रोसेस, अगला है रोविंग प्रोसेस, अगला है रेटिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन पूछा है कि कार्बोनाइजिंग क्या है? तो हम ड्राइंग माने रंगने वाली प्रक्रिया है, फिनिशिंग प्रोसेस है, रोविंग है, रेटिंग मतलब रेटिंग प्रक्रिया कहाँ की जाती है? लीनन में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? लीनन में की जाती है। ठीक है ना? तो हम ये बता देंगे कि कार्बोनाइजिंग क्या है? एक फिनिशिंग की प्रक्रिया है। क्या है? कार्बोनाइजिंग एक फिनिशिंग की प्रक्रिया है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में, अगले पेपर में ये छप जाए कि कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया किस प्रकार के रेशे में होती है, तो हम ये बता सकते हैं तुरंत कि ऊन और रेशम में होता है। किसमें होता है? ऊन और रेशम में होता है। लेकिन अगला क्वेश्चन बेटा, कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया किस पर होती है,
और दोनों ऑप्शन रहेगा, रेशम और ऊन दोनों अगर रहेगा तो हम किसको चुनेंगे? ऊन को चुनेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऊन और रेशम दोनों ही होते हैं, लेकिन दोनों में से एक चुनना होगा तो हम ऊन को चुनेंगे। हमारी बात आपको समझ में होगी। आगे देखते हैं। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है। माने बैठने के लिए, खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन सी मांसपेशी होनी चाहिए? अगला है, ये देखिए, पहला ऑप्शन कंकाल मांसपेशी, कोमल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि शरीर के ढांचा को बनाने के लिए अस्थि चाहिए, और अस्थियां ही क्या करती हैं? खड़े रहने और बैठने के लिए संतुलन बनाने का काम करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल मांसपेशी। हमारा आंसर कौन सा हो गया? कंकाल मांसपेशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त की कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं? रक्त की कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं, मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, एरिथ्रोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट, सी है बैसोफिल, अगला है प्लेटलेट्स। ठीक है ना? तो हमसे ये कह रहा है कि रक्त कोशिकाएं, यानी कि रक्त की कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है और वह मोनोसाइट से छोटी होती है। तो हम जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? लाल रक्त कणिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाल रक्त कणिका को कहते हैं। और आपको ये हम बता दें कि लाल रक्त कणिकाओं में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन ही देख लीजिए कितना बढ़िया बना है कि बड़ा केंद्रक पाया जाता है, तो तुरंत बता देंगे कि एरिथ्रोसाइट नहीं होगा, क्योंकि लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। और लाल रक्त कणिकाओं में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? और हमारा ये दूसरा आंसर सही होगा, ये जो है लिम्फोसाइट। ठीक है ना? WBC को ही हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं। इसमें ही क्या होता है? बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है। अब आप जो है कमेंट में बताइएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। ठीक है ना? आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, रोसार्क इंक परीक्षण है। एक, सामाजिक सांख्यिकी तकनीकी, दूसरा है रचनात्मक तकनीकी, समाप्ति तकनीकी, प्रक्षेपण तकनीकी। तो हम जानते हैं रोसार्क इंक जो होता है परीक्षण कैसा होता है? एक प्रक्षेपण तकनीकी है। ठीक है ना? क्या है? प्रक्षेपण तकनीकी है। जब बहुत सारे आप देखेंगे रिसर्च हुए हैं तो उसमें एक तकनीकी है इंक परीक्षण। ये तो एक प्लेट होती है, उसमें इंक से कुछ ऐसे बने रहते हैं, उसी को प्रक्षेपित कर करके परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना? तो ये कौन सा आंसर हमारा सही हो गया? डी वाला आंसर हमारा सही हो गया। ये कौन सा है? प्रक्षेपण तकनीकी है। अगला देखिए, शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है। शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है। ए है पूर्व परीक्षण रूपरेखा, बी निर्णायक शोध रूपरेखा, सी जो है अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा, और डी है परिणात्मक शोध रूपरेखा। तो हम ये जानते हैं कि शोध की वह रूपरेखा जो आसान हो और अस्पष्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो हो गया सही हो गया। अगला देखिए,
निर्देशन, जो संभावित निर्देशन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। निदर्शन, जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है सुधाय निदर्शन, बी है अभ्यांश निदर्शन, सी है सउद्देश्य निर्देशन और डी है सुविधापूर्ण निर्देशन। ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि निदर्शन जो होता है कौन सी होती है, तो हम ये बताएंगे कि समुदाय निदर्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समुदाय निदर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। परिकल्पना, जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है, क्या कहलाता है? ऐसी परिकल्पना जो दो चरों में संबंध नहीं बताती है, बताती है नहीं लिखा है, नहीं बताती है, क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एक पुक्षीय परिकल्पना, बी है संबंधनात्मक परिकल्पना, सी है द्विपुक्षीय परिकल्पना और डी है वर्णात्मक परिकल्पना। तो हम ये जानते हैं कि दो चर हैं और दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो हमारा ये कौन सा हो गया? परिकल्पना एक पुक्षीय परिकल्पना हो गई। ठीक है ना। और कौन सा, अगर दोनों में संबंध रहता तो द्विपक्षीय पुच्छीय परिकल्पना हो जाता। ठीक है ना। आगे देखते हैं। स्केल, जिसे समेटित स्केल भी कहते हैं, कौन सा है? स्टेपल स्केल, बलपूर्ण स्केल, लिकर्ट स्केल, अपेक्षाकृत स्केल। ठीक है ना। तो इसको हम कौन सा कहते हैं? लिकर्ट स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिकर्ट स्केल कहते हैं। अगला देखिए, भवन निर्माण। ये देखिए, भवन निर्माण नक्शा से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक बार आप ये चैप्टर देख लीजिएगा। भवन निर्माण नक्शा जो एक संबंधे 1000 नाप पर तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है भूखंड योजना, बी है धरातल योजना, सी है भूदृश्य योजना और डी है सर्विस योजना। तो हम जानते हैं कि एक संबंधे 1000 नाप पर जो तैयार किया जाता है, पिछले टीजीटी में भी ये क्वेश्चन बना था, उसको हम क्या कहेंगे? भूखंड योजना कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? भूखंड योजना कहते हैं। और इसी को हम साइट प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट प्लान भी कहते हैं। और यह जो होता है नक्शा बनता है, जो जमीन भूखंड होती है उस पर जब हम नक्शा बनवाते हैं तो एक संबंधे 1000 का अनुपात रखा जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो यह क्या कहलाती है? जब 3 या अधिक टुकड़ों में जब टूट जाती है हड्डी, उसको हम क्या कहते हैं? जटिल अस्थिभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल अस्थिभंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? यानी कि 5 साल से बच्चा बड़ा है, उसको कौन सी कृत्रिम श्वसन दी जाएगी, कौन सी विधि वाला श्वसन प्रक्रिया की जाएगी? तो हम ये बता दें। पहला ऑप्शन देख लेते हैं सारे ऑप्शन। शेफर की विधि, बी है सिल्वेस्टर की विधि, सी है लोवार्ड की विधि और डी है नेल्सन की विधि। तो हम ये जानते हैं कि 5 साल से अधिक उम्र है उनको सिल्वेस्टर विधि से कृत्रिम श्वसन दी जाती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सबसे अधिक मजबूत रेशा है, यानी कि कौन सा रेशा है जो सबसे मजबूत होता है? पहला ऑप्शन है नायलॉन, बी है रेयान, सी है फ्लैक्स और डी है एक्रिलिक। तो हम देखिए, एक्रिलिक क्या कैसा रेशम है? कृत्रिम रेशा है और यह ऊन से मिलता जुलता होता है। ठीक है ना।
और फ्लैक्स क्या होता है? लीनन को ही हम क्या कहते हैं? फ्लैक्स कहते हैं। ठीक है ना। लीनन जो है प्राकृतिक तंतु होता है और उसके तने से प्राप्त होता है। उसके बाद रेयान होता है, और रेयान क्या होता है आप कमेंट में हमको बताइएगा। और पहला ऑप्शन है नायलॉन, जो 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं, और यही पहला जो है पहला प्राकृतिक तंतु है। पहला क्या है? प्राकृतिक तंतु है। पहला प्राकृतिक तंतु। ठीक है ना, प्राकृतिक तंतु। और ये हमारे ये सारी चीजें जान गए, लेकिन हमारा आंसर क्या है? सबसे मजबूत तंतु हमारा नायलॉन होता है। नायलॉन का तंतु जो है सबसे मजबूत होता है। 20वीं सदी का, अभी 20वीं सदी का चमत्कार भी कहते हैं। और यह मार्केट में कब आया है नायलॉन, हमको कमेंट में बताइएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमसे पूछिएगा, कल के क्लास में हम बताएंगे। आगे देखते हैं। जब चावल, अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है। यानी कि देखिए, पहले जब हम लोग के घर में आप देखी होंगी बहुत पहले कि चावल पकाया जाता था तो उसका मांड निकाल दिया जाता था। तो वही पूछ रहा है कि जब हम मांड निकालते हैं या कहिए पानी उसका निकाल देते हैं तो किस विटामिन का नुकसान होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए का, विटामिन बी कम्प्लेक्स का। ठीक है ना, यहाँ बी हो गया, बी कम्प्लेक्स का, सी विटामिन सी का, और डी कैल्शियम का। तो हम जानते हैं कि विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए, डी, ई के। वसा में घुलने वाले कौन से होते हैं? वसा में आप याद कर लीजिएगा कि ए, डी, ई के, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। कितना आसान है देखिए, आप बस इसको वसा में घुलनशील वाले याद कर लीजिए, ए, डी, ई के, और बाकी जितने बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? जल में घुलने वाले हो जाएंगे। तो जब चावल जो है चावल में अधिक पानी में उबाला जाता है और उसमें का पानी निकाल करके फेंक दिया जाता है तो हम बता देंगे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स का नुकसान होता है, क्योंकि जल में घुलनशील है और जब पानी निकाल देते हैं तो पानी के साथ ही विटामिन बी जो है बाहर निकल जाता है। सूर्य के प्रकाश से भी बहुत जल्दी ये जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B12, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक रजोनिवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। ठीक है ना। तो कितना, पहला ऑप्शन देखिए 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, बी है 900 मिलीग्राम प्रतिदिन, सी है 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, और डी है 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है ना। कैल्शियम की आरडीए होती है, रजोनिवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। तो हम बता दें कि 900 मिलीग्राम प्रति डे हमारा क्या होता है? आरडीए होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बेटा। ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करिएगा। आपकी चंद्रा इंस्टीट्यूट जो गोमती नगर में स्थित है, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो इस संस्था के माध्यम से आप जुड़ करके अपनी अच्छी से अच्छी बेहतर तैयारी करके
अपने एक सीट को पा सकते हैं। आइए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहिए।